हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं पवन कुमार आप सबके अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा इस चैनल का एक खास मकसद है कि वैसे छात्र जो कहीं जा कर के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनको एकदम मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करना। इसी सब के सिलसिले में मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर का हिंदी पाठ के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये बातचीत जो पाठ है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, उनका जीवनी क्या रहा, कहाँ से आते थे, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनके माता, उनके पिता, उनकी शिक्षा कहाँ से चली। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। तो आइए हम आज शुरू करते हैं जो 12th क्लास है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत। तो बातचीत जो है आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, बातचीत यानी कि इस पाठ में आपको बताया गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कि बातचीत हम किस ढंग से करेंगे, बातचीत करने का अच्छा तरीका क्या है, अच्छा ढंग क्या है, कौन सी बातचीत अच्छी होगी, कितने लोगों के बीच बातचीत होगी तो अच्छी बातचीत कहलाएगी। तो आगे चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम इसके सारांश के बारे में बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी टू लर्न। तो आइए हम आपसे बात करते हैं पाठ नंबर 1 बातचीत। तो बातचीत के जो लेखक हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म होता है 23 जून 1844। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है। अगर हम इनकी मृत्यु का बात करें तो 20 जुलाई 1914 को इनकी मृत्यु होती है। और इनका जो निवास स्थान था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट जो एक पेशे से व्यापारी थे। क्या थे? इनके पिताजी थे पेशे से व्यापारी। इनकी माता का नाम है पार्वती देवी जो एक बहुत ही सुसंस्कृत महिला थी। इन्होंने अपने बारे में बताया, बालकृष्ण भट्ट ने अपनी माता के बारे में बताया है कि इनकी शिक्षा दीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसी का रहा तो वे इनकी माता जी थी जो इनके अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन कौन सी रचनाएं की। तो रचनाओं में अगर हम बांटे तो रचनाओं को हम 3 भागों में बांट देंगे, उपन्यास, नाटक, उसके बाद निबंध और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उपन्यास में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। तो उपन्यास में पहली रचना थी रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। उसके बाद है गुप्त बैरी। अगली इनकी रचना है रसातल यात्रा। उसके बाद आता है हमारी घड़ी। उसके बाद आता है सद्भाव का भाव। उसके बाद आता है ये हमारी घड़ी 2 बार लिखा गया है। अगला है नाटक। नाटक में आता है पद्मावती। तो ये पद्मावती वही है जिसमें इसी कहानी के आधार पर आप सब एक मूवी देखे होंगे जिसका नाम था पद्मावत, जिसपे बहुत सारा विवाद भी चला हुआ था। ये इसी नाटक को फिल्म के रूप में उसमें दर्शाया गया है। अलग अलग एक्टर हैं जो इसी कथा को, इसी नाटक को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किए हुए हैं। अगला नाटक है बाल विवाह। उसके बाद आता है रेल का विकट खेल। उसके बाद आता है एक रोगी एक वैद्य। उसके बाद है शिशुपाल वध। अगला है मेघनाद वध। उसके बाद आता है भारत जननी। ऐसे ही अनेकों नाटक इन्होंने लिखा। अगली बात करें तो जैसा काम वैसा परिणाम इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विवंडन,
अगर हम बात करें परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से जो इनकी रचना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसमें शामिल होता है रेल का विकट खेल, फिर आता है पद्मावती, उसके बाद आ जाता है जैसा काम वैसा परिणाम। इसमें एक और आता है 100 अजान एक सुजान। क्योंकि बालकृष्ण भट्ट की जो भी रचनाएं थी वो निबंध थी, अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 1000 से भी अधिक निबंधों को संकलित किया और 1000 से भी अधिक निबंध जिस जगह उन्होंने संकलित किया उसका नाम था भट्ट निबंधमाला। भट्ट निबंधमाला उनकी एक रचना है जिसमें उनके 1000 से भी अधिक निबंधों का संकलन है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि जो हम ये बातचीत जो पढ़ रहे हैं, ये बातचीत पाठ का प्रकार कैसा है। तो जो बातचीत है, बातचीत एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है, या अगर आपको कहीं भी ललित निबंध नहीं देता है तो वहाँ पे आपको केवल और केवल निबंध होगा तो भी सही है। बालकृष्ण भट्ट 1877 में एक पत्रिका का संपादन करते हैं जिसका नाम होता है हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम है हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? किस युग के रचनाकार हैं या किस युग के निबंधकार हैं? तो इसमें आता है भारतेंदु युग। किस युग के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। पूछा जाएगा किस काल के रचनाकार हैं? तो ये हैं आधुनिक काल के रचनाकार हैं। आधुनिक काल। तो ये कुछ बेसिक्स जानकारी रहा हमारे इस चैप्टर से संबंधित। अगर हम कहें कि ऑब्जेक्टिव सारे यहाँ पे खत्म हो गए तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, और जो पाठ के अंदर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो निकल करके आते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में विकसित है ज़्यादा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा विकसित है? तो इसका आंसर होता है यूरोप के लोगों में बातचीत की कला यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला सबसे ज़्यादा विकसित होती है। कहा जाता है कि यूरोप के लोग बातचीत की कला में इतने ज़्यादा माहिर होते हैं कि वे अपने व्यंग या प्रसंग ऐसे छोड़ते हैं कि सामने वाले को थोड़ा सा भी अनुभव नहीं होता कि वे उनकी बुराई भी कर दिए। अगला है कि पूछेगा कि बताइए कि बातचीत से हमारा मन कैसा हो जाता है? तो बातचीत से जो हमारा मन है वो स्वच्छ और हल्का हो जाता है। बातचीत से हमारा मन स्वच्छ और हल्का हो जाता है। तो इस पाठ का एक और प्रसंग है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो ये अपने जीवन काल में 16 वर्षों तक, कितना वर्ष? 16 वर्षों तक मानव से दूर रहा। यानी कि 16 वर्षों तक यह व्यक्ति किसी भी मनुष्य की आवाज को नहीं सुना। 16 वर्षों के बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्राइडे। तो ये फ्राइडे के मुख से पहली आवाज यानी पहली बोली इनकी सुनते हैं तो उसके बाद से ये एकदम से भाव विभोर हो जाते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए वो कौन सा व्यक्ति था जो 16 वर्षों तक मनुष्य के मुख तक नहीं देखा यानी कि कोई आवाज नहीं सुना? तो ये व्यक्ति थे रॉबिन्सन क्रूसो। फिर पूछता है कि बताइए 16 वर्षों के बाद किसके मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली आवाज सुनी? तो ये व्यक्ति हैं फ्राइडे। तो जैसा कि आप सबको बताया गया कि बातचीत से मनुष्य का जो मन होता है हल्का हो जाता है। इस सबसे एक और क्वेश्चन निकल करके आता है कि बताइए कि किसके नहीं होने से पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो इसका आंसर होता है कि वाक शक्ति के न होने से पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। जो वाक शक्ति है ये ईश्वर के द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण शक्ति है।
कहा जाता है कि वाक शक्ति के द्वारा ही, यानी बोलने की शक्ति के द्वारा ही प्रत्येक मनुष्य अपने सुख दुख, अपनी भावना, अपना दर्द, जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ शेयर करेगा, साझा करेगा, तब जा कर के उसका मन हल्का और स्वच्छ होता है। चलिए, आप सबके लिए इतना ही। मैं प्रयास करूंगा कि इसका अगला वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हो। तब तक आप हमारे इस चैनल से बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए बने रहिए। जय हिंद।